नमस्कार। देश की बात में पहले पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। यहां पर करीब 80% तक मतदान हुआ है, लेकिन नंदीग्राम की बोयाल सीट पर आज जमकर बवाल देखने को मिला। दोपहर आई तस्वीरों में आक्रामक नारेबाजी के बीच एक समय सिर्फ पुलिस बल और भीड़ ही नजर आ रही थी। इस सब के केंद्र में थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एक बूथ से उनकी तस्वीरें आई। आज राज्यपाल से फोन पर बात करती हुई मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों को वोट करने नहीं दिया जा रहा है। शायद पहली बार होगा कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर वोटिंग के दौरान इस तरह से बूथ पर पहुंची हो। बहरहाल तनाव के बीच सुरक्षा बलों के घेरे में उन्हें बाहर निकाला गया और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी इस हंगामे के वक्त वहीं पे मौजूद थे। ये करीब 3:30 पौने 4 बजे के वक्त की तस्वीरें हैं। आइए सुनते हैं कि आप रिपोर्ट भेजी थी तब अनुराग ने। ममता बनर्जी आपको फिर दिखेंगी व्हील चेयर पर बैठकर आती हुई। यहाँ की सड़कें बहुत ही सकरी हैं, इसलिए आप दोनों किनारे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उसके नीचे खाल मतलब जो छोटी छोटी नहर या तालाब हैं, यहाँ पर पोखर हैं, वो हैं, तो गिरने की बहुत ज़्यादा आशंका बनी रहती है। अगर रिजवान आपको दिखाएं, देखिए उस कोने पर देखिए, वहाँ पर इतनी भीड़ है और दोनों तरफ अब ममता बनर्जी के भी सपोर्टर्स आ गए हैं जो बार बार उनके लिए नारे लगा रहे हैं तृणमूल के लिए। और सड़क की दूसरी तरफ आपने देखा ही किस तरह से आक्रामक तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। अभी आपको रिजवान दिखाएंगे थोड़ी देर में ही किस तरह से आप यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी जाती हुई यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ उनकी तस्वीरें देखिए। ये सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिन्होंने हमसे कहा था दीदी आगे बात होगी, अच्छा ठीक है, तो बार बार कह रही है कि आगे चलकर वो बात करेंगी। और यहाँ पर चूंकि सड़कों पर भारी रेला है और वो मुख्य सड़क पर जाकर बात करना चाहती हैं जैसा उन्होंने कहा, और इसी के लिए आप देख सकते हैं जो पुलिस बल भी है। चूंकि मैंने बताया कि सड़क बहुत सकरी है, तो ऐसे में पूरे मूवमेंट को, खास करके जब एक तरफ बहुत आक्रामक नारे लग रहे हों, एक मुख्यमंत्री को यहाँ से निकालना, आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा बलों के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती है। इसलिए जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, राज्य पुलिस है, सब सड़क पर उतरी हुई है। और बोयाल में जो हंगामा हुआ उसके लिए मुख्यमंत्री ने बाद में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुरेश का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन ऐसा खराब इलेक्शन हमको नहीं देखा। तो नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे शुभेंदु अधिकारी ने इसे ममता का ड्रामा करार दिया है। पर वो जैसे बैठ गई हैं बूथ पर जाकर कह रही है वो नाटंकी ड्रामा, वो उसकी एक बूथ में एजेंट नहीं निकल दिया, इस सब एलिगेशन दिया, लेकिन यहाँ उनकी आदमी पत्रकार का ऊपर पथराबाजी किया। इंडिया टुडे का पत्रकार पवन जी इंजर्ड हुआ, उसमें तो एक शब्द नहीं आया। पर जिस तरीके से पॉलिटिकल जमी खिचक रहा है। मतदान प्रभावित नहीं होगा क्या ऐसी जगह में अगर मुख्यमंत्री पूरा इलीगल काम की 2 घंटा वोट रोक के इतना सिक्योरिटी लेकर उधर और इतना सब गुंडा को लेकर जो ड्रामाबाजी किया, सीधा एमसीसी के खिलाफ है। और सीधे आइए चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग द्वारी के पास जो वहीं पर मौजूद है। अनुराग, आपने पूरा हंगामा देखा और कुछ दर्शकों को इस समय झलक भी दिखाने की कोशिश की है। क्या आखिरकार हुआ है और क्या उसका असर है, क्या स्थिति इस समय? देखिए, अब तो वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है। दरअसल ये जो बोयाल का पोलिंग बूथ था, वहाँ पर जो हिंदू आबादी है उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी मुस्लिम वोटर नहीं है जिस स्कूल में मतदान चल रहा था। तो जब ममता बनर्जी आई तो बहुत उनका आरोप है कि वो कुछ मुस्लिम वोटर्स को लेकर के आई और नारेबाजी शुरू होने लगी, जय श्री राम के नारे होने लगे। तो उसके बाद ममता बनर्जी जाकर अंदर बैठ गई, उन्होंने राज्यपाल से भी बात की स्कूल के अंदर ही। मेरे सामने ही उन्होंने जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे उनको बहुत कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर
मेरा एक भी वोटर मतदान करने से वंचित रहता है तो मैं शायद पहली मुख्यमंत्री होंगी जो अपने राज्य की पुलिस के खिलाफ ही FIR कराऊंगी। ऐसे कड़े शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद जब वहाँ से जा रही थी तो ममता बनर्जी के समर्थक भी एक तरह से उग्र हो गए, उन्होंने भी नारे लगाए, तो दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। और थोड़ी देर बाद शुभेंदु अधिकारी आए, उनके समर्थकों में के बीच में वो जाकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। और अपने तजुर्बे और जो यहाँ के लोगों को जान के मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि कम से कम वहाँ जो बोयाल में स्कूल के पास जो भीड़ थी वो कोई बाहरी नहीं थी। लेकिन मैं जो पहले दिन से यहाँ पर आके महसूस कर रहा हूँ कि जय श्री राम का नारा इतना आक्रामक हो चुका है कि उसमें कोई गुंजाइश विमर्श की बच नहीं रही है। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था निधि कि बहुत क्लियर, बहुत साफ डिवीज़न है, ध्रुवीकरण है। अब इसका मतों पर क्या असर पड़ता है ये तो 2 तारीख ही बता पाएगी। लेकिन जो पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से धर्म, जाति, गोत्र वगैरह की बातें होती रही हैं तब उसका साफ असर मतदाताओं पर दिखने लगा है। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो बंटवारा है वो बहुत साफ नज़र आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने वहाँ से हमें दी है। और जो नंदीग्राम के जो चुनाव है उस पर सबकी नज़र है, प्रधानमंत्री की भी नज़र है। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर आज निशाना साधा, उन्होंने हावड़ा में प्रचार किया और ममता बनर्जी पर तंज कसा और पूछा है क्या वो दूसरी सीट से भी पर्चा दाखिल करने जा रही हैं। प्रमोद बरो अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। उधर असम में भी आज 13 जिलों की 39 सीटों में वोटिंग के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। इस बार कांग्रेस और AIUDF के साथ आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दूसरे चरण में हर किसी की निगाहें बराक वैली में पड़ने वाली 15 सीटों पर हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहां की 15 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां कांग्रेस के साथ साथ अपनी पार्टी के कुछ बागी उम्मीदवारों का भी सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल हमारे सहयोगी मनीष के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अहम चुनाव है और असम में भी सबकी नजर है। लेकिन आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल के दृश्य आए थे तो ज़्यादातर फोकस वहाँ पे रहा, बोयाल सीट पर हंगामा, और हम देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस की सुष्मिता देव यहाँ पर अपना वोट डालने पहुँची हुई हैं। और असम के चुनाव भी अपने आप में दिलचस्प बने हुए हैं। और एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले लेते हैं अब देश की बात में। आगे मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन की आशंका से प्रवासी कामगार वापसी की तैयारी में। मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों और लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए कई प्रवासी वापस अपने गांव लौटने की तैयारियों में जुट गए हैं। हमारी सहयोगी पूर्वा धारावी के गारमेंट फैक्ट्री में पहुंची, जहां 12 कर्मचारी काम करते हैं। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक बीते 15 दिनों में इनमें से 7 अपने गांव लौट चुके हैं। गरीब लोगों का कुछ नहीं होता है, अमीर को तो हर कोई दे देता है, और गरीब एक बार फंस जाता है उसको कोई देखने भी नहीं आता है। मैंने 3 महीने दिल्ली में रहे, 1 रुपए का बच्चे को टॉफी भी नहीं मिली, और दुनिया को देख रहे बड़े बड़े आदमियों को हर चीज मिल रहा है। मुन्ना उत्तर प्रदेश से है। फिलहाल वो धारावी की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका परिवार गांव में रहता है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की आशंका से अब वो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। रविवार को वापसी के लिए वो ट्रेन की टिकट का भी इंतजाम कर रहे हैं। सरकार तो बड़े बड़े आदमियों का पेट भर देगी, हम जैसे गरीबों को नहीं भरेगी। हम तो जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे, हमें कोई देखने नहीं आएगा। जाते समय डंडे और मिलते हैं। किसी तरीके से आदमी जाना भी चाहता है ना, तो 1000 रुपये का भाड़ा होता है तो 5000 रुपये भाड़ा देना पड़ता है, और डंडे अलग से लगते हैं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी पहले निकलने से फ़ायदा क्या है जो बीच में फंस जाओ।
मुन्ना के साथ ही काम करने वाले सलमान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से है। वो पहले ही रविवार का ट्रेन का टिकट ले चुके हैं। अब वो यहाँ रुकने के मूड में नहीं है। नहीं मैम, कुछ नहीं पता, विश्वास ही नहीं है पूरा हो या कैसे हो, इसलिए गांव जाना है। घर वाले भी बुला रहे हैं कि आ जाओ, इससे पहले लॉकडाउन लगे, अपना घर आ जाओ। आशिया का सबसे बड़ा स्लम कहे जाने वाले धारावी की अर्थव्यवस्था $1 बिलियन के आसपास की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की 70% आबादी बाहर की है। एक और लॉकडाउन के अफवाहों के बीच धीरे धीरे घर वापसी शुरू हो चुकी है। आलम खान और कुछ दूसरे लोग कामगारों को वापस जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। एक पखवाड़ा पहले आलम खान के यहाँ 12 लोग काम करते थे, लेकिन अब 5 ही रह गए हैं। कैसे समझेंगे लोग? पिछले टाइम ऐसी 15 दिन, 22 दिन, 20 दिन बोल के 6-6 महीने लॉकडाउन लग गए। वही डर अभी भी इनके मन में बसी हुई है। वो 15 दिन कह रहे हैं, फिर 15 दिन से 20 दिन कर देंगे, महीना कर देंगे, फिर हमको यहाँ फंसे रहना पड़ेगा। वो इनके मन में डर बसी हुई है। अगर हो सकता हमारे सीएम उद्धव जी अगर सामने आके लाइव बोल देवें कि ऐसा कुछ नहीं, लॉकडाउन होना है, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के मन से जो डर है निकल जाएगा, लोग भागेंगे नहीं। कारखाने में अगर 10 कारीगर हैं तो उसमें 6 जा चुके हैं, 4 हैं, तो वो भी 4 है, वो भी चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन है। राज्य सरकार का कहना है कि अगर लॉकडाउन लगाना पड़े भी तो भी वो कुछ ही दिनों के लिए होगा, लेकिन फिर भी मजदूरों की पिछले साल के लॉकडाउन की यादें अब भी ताज़ा है और इसीलिए वो मुंबई से दोबारा अपने गांव की तरफ निकल पड़े हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। आज से कोरोना के टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया है। 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है। अस्पतालों में सुबह से ही आज काफी भीड़ देखने को मिली। सरकार ने भी फैसला लिया है कि छुट्टी के दिनों में भी टीकाकरण किया जाएगा। 46 साल के नवलेंदु सुबह ही आरएमएल अस्पताल पहुंच गए कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए। नवलेंदु बड़ी बेसब्री से 1 अप्रैल का इंतजार कर रहे थे ताकि वो भी वैक्सीन लगवा सके। मैंने कल लेट इवनिंग में रजिस्टर्ड किया, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, और मैं इमीडिएट सर्च करने लगा कि मुझे कौन से हॉस्पिटल में इमीडिएट वैक्सीनेशन मिलेगा, और मुझे आरएमएल में ऑप्शन मिला। ये तस्वीरें दिल्ली के मैक्स साकेत की हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी पहले दिन लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। जिन लोगों का पंजीकरण नहीं था उनका भी तुरंत पंजीकरण कराकर टीकाकरण किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अप्रैल के महीने में सभी दिन कोरोना का टीका सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में लगाया जाएगा। सरकारी छुट्टी के दिन भी टीका लगता रहे। ये एक प्रकार से रेस है। आप ये मान के चलिए कि कोरोना द्वारा जिस रफ्तार से बढ़ना शुरू हुआ है, हम लोगों को वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा जल्दी करेंगे हम लोग, उसमें मदद मिलेगी। जो वैक्सीनेशन का जो चेन है इन्फेक्शन का, उसको खत्म करने में। जब रेस आदमी करता है तो फिर ये नहीं सोचता है कि आज छुट्टी है कि आज नहीं छुट्टी है, तो फिर पूरे जोर शोर से हमें उस काम को करना चाहिए। बदलाव ये है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन होना है वहाँ वहाँ हम अपने सॉफ्टवेयर में ये परिवर्तन कर रहे हैं कि आप घंटे घंटे पे या 2 घंटे के अंतराल पर भी आप अपना अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। मतलब पहले क्या व्यवस्था थी सर? और इसमें पहले व्यवस्था हम लोगों ने अब तक जो की थी वो व्यवस्था ये थी कि आप फोरनून में और आफ्टरनून में आप करा सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसके लिए आरडब्ल्यूए भी कोशिश कर रही है। कई आरडब्ल्यूएज ने कुछ अस्पतालों के साथ समझौता कर रखा है। वो रोज इन अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लेने वालों की लिस्ट भेजते हैं और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। हम लोगों का पूरा एक प्रॉपरली एक लिस्ट बना के उनका रजिस्ट्रेशन करा के देन वी गो, उनको हम हॉस्पिटल वालों को अपनी लिस्ट भेजते हैं। नेक्स्ट डे फिर वो लोग जाते हैं, 20-20 आदमी की हमने लिस्ट बना के दी हुई है, तो वहाँ पे उनको वैक्सीनेट वो लोग करते हैं। सबको उत्साह है, तो सब लोग अपने आप ही हमें कॉल करके बताते हैं कि प्लीज़ आरडब्ल्यू हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए, तो उनकी मदद हम लोग करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें सबसे ज्यादा संख्या 45 साल के ऊपर के मरीजों की है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस आयु वर्ग के लोगों का जल्द टीकाकरण हो। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जुलाई तक देश भर में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है।
और जिस तरीके से तीसरे चरण के पहले दिन उत्साह नजर आ रहा है वैक्सीनेशन के लिए, ऐसा लगता है कि सरकार ये लक्ष्य प्राप्त करेगी और अगर ये लक्ष्य प्राप्त हुआ तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई भारत जल्द जीत सकता है। सहयोगी एन रवि के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश के अलग अलग इलाकों में रेलवे स्टेशंस पर प्राइवेट पार्टीज ने सैनिटाइज करने वाली मशीनें लगाई हैं। दिल्ली में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन के 16 लोकेशंस पर ये मशीन लगाई गई हैं। इससे क्वार्टरली रेलवे को ये कंपनी 16 से 17 लाख देती है और आम यात्रियों को 10 रुपये प्रति बैग की कीमत चुकानी पड़ती है। ये ऑप्शनल है। फरवरी से ये मशीन्स लगी हैं। मथुरा में भी ऐसी मशीन्स लगी हैं। पटना से भी खबर है कि वहां के स्टेशंस पर भी इसी तरह के इंतजाम है। जहां सैनिटाइज करवाइए, कीमत चुकाइए। परिमल कुमार बता रहे हैं। और कोरोना से बचाव को लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पे कई सारे इंतजाम किए गए हैं। तमाम स्टेशन है देश भर के, वहाँ पर ये इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर उस इंतजाम का फ़ायदा आप लेना चाहेंगे या उठाना चाहेंगे तो उसकी एक कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। ऐसी ही एक मशीन हमारे पास है। ये बैग को सैनिटाइज करती है और इसमें बैग रखा जाता है और उसके बाद वो सैनिटाइज होकर निकलता है। लेकिन आप ऊपर देखिए कि ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पर है और इसकी एक कीमत है 10 रुपये हर बैग के हिसाब से ये कीमत आपको देनी पड़ेगी। साथ में लिखा हुआ है बिना रसीद के पैसे ना दें, यानी आप रसीद मिल जाए तब आप पैसे का भुगतान करें। और जो लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, ये जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से आके इसमें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं वो रेलवे की तरफ से, सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे की बात करें या दिल्ली के आसपास के स्टेशनों की बात करें तो उसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन स्टेशन, इन 3 स्टेशनों पे 16 ऐसी जगह हैं और 16 ऐसी मशीनें लगी हुई हैं। रेलवे का कहना है कि इससे करीब करीब क्वार्टरली 16 से 17 लाख रुपए ये प्राइवेट कंपनी देती है, जिसके एवज में मशीन यहाँ पे लगी हुई है। यानी क्वार्टरली मतलब साल भर में अगर आप आकलन करना चाहें तो कर सकते हैं कि क्या पैसा इससे जो है वो रेलवे को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक कोशिश ये भी है कि बैग सैनिटाइज हो पाए। ये कंपनी है जिसकी मशीन लगी हुई है, अलग अलग जगहों पर लगी हुई है। कैसे सैनिटाइज करते हैं? आप चाहें तो पेटीएम कर सकते हैं, चाहे तो कैश दे सकते हैं, चाहे तो ये फ़ोन पे भी आप कर सकते हैं। तो तमाम वो सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम बॉबी चंदीला है। बॉबी चंदीला, ये कितना रुपया चार्ज है? 10 रुपया लिखा हुआ है। सर 10 रुपये बैग चार्ज है, एक बैग 10 रुपये चार्ज है। ओके, हाँ जी। और कैसे सैनिटाइज होता है, इसमें क्या इस्तेमाल होता है? सर इसमें यूवी सैनिटाइजर होता है, लेजर से होता है, यूवी से। हाँ जी। ये इस तरह के रसीद हैं जो यहाँ पर जो बैग सैनिटाइज करने के बाद हर बैग पे 10 रुपये आपको देना है यहाँ पर। और ये जो है वो फिर एक बार दोहराना चाहेंगे कि ऑप्शनल है, लेकिन कई लोगों को जानकारी नहीं है। आमतौर पे रेलवे क्या करती है, कोई भी ट्रेन चलती है या कोई नई चीज़ों की शुरुआत होती है तो वो बताया जाता है। लेकिन एक बात पे और जोर फिर से डालना है कि ये आप अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। और ये जो इंतजाम शुरू किया गया है वो कोरोना के मद्देनज़र किया गया कि आपके बैग सैनिटाइज हो जाएंगे, लेकिन मुफ्त में नहीं है, एक कीमत देनी होगी। और देश की बात में आगे कर्नाटक से खबर है। यहाँ पे येदियुरप्पा की बढ़ रही हैं मुश्किलें। अपनी ही पार्टी के नेता लगा रहे हैं उन पे आरोप। फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी से लगती जमाई कॉलोनी में आज जमकर तोड़फोड़ हुई है, जिसमें करीब 200 से 300 झुग्गियों को तोड़ा गया है। लोगों के अनुसार प्रशासन की ओर से उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक ये सभी अवैध कॉलोनियां हैं। उनका कहना है कि आज तोड़फोड़ की कार्रवाई करने से पहले कॉलोनी के सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया था। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विनीश ने तस्वीरें भेजी हैं। और अब खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बीजेपी विधायक के बाद उनके ही कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री ईश्वरप्पा ने विद्रोह कर दिया है। येदियुरप्पा पर मंत्रालय के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने राज्यपाल से इंसाफ की गुहार लगाई है और शिकायत की कॉपी पार्टी आलाकमान को दिल्ली में भेज दी है। बौखला येदियुरप्पा ने अपने सरकारी आवास पर मंत्रियों और विधायकों को अपने समर्थन में मीडिया के सामने हाजिर किया, हालांकि खुद चुप रहे।
कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री के ईश्वरप्पा पहले भी येडियुरप्पा के खिलाफ बगावती तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार सीधे वो राज्यपाल वजुभाई वाला से मिले और लिखित तौर पर शिकायत की कि मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा उनके मंत्रालय के कामकाज में दखल दे रहे हैं। मेरी जो समस्या थी वो मैंने लिखकर महामहिम राज्यपाल को दे दी है। इस बारे में मैं और कोई चर्चा नहीं करना चाहता। पहले बसवनगौर पाटिल यत्नाल और अब ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के खिलाफ बिगुल बजाया है, तो येडियुरप्पा ने अपने सरकारी निवास पर मंत्रियों और विधायकों को मीडिया के सामने अपने समर्थन में पेश किया। मैरून कुर्ते में राजस्व मंत्री आर अशोक, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर और गृह मंत्री बसवराज बोम्मई जैसे वरिष्ठ मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ मैदान में दिखे। वो और हमारे मुख्यमंत्री दोनों ही सबसे वरिष्ठ नेता हैं। दोनों ही लंबे वक्त से बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने ही ये पार्टी बनाई है। अगर कोई मतभेद है तो उन्हें मुख्यमंत्री से बात कर मामले को सुलझाने दीजिए। येडियुरप्पा हमारे नेता हैं। पंचायती राज मंत्री को अगर कोई शिकायत थी तो कैबिनेट के साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरे फोरम भी हैं, उनको गवर्नर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि गवर्नर प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसी जगह मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा क्योंकि अपनी ढलती उम्र की वजह से उनके पहले वाले तेवर अब नहीं दिखते। पहले बीजेपी विधायक और अब कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के खिलाफ खुलकर बगावत की है। इसके पहले भी येडियुरप्पा के खिलाफ गाहे बगाहे बयानबाजी होती रही, कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई, जिसे पार्टी आला कमान की शह माना जा रहा है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को हटाने की मुहिम को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।